ऐसा महकमा था कि 1 रुपए की करप्शन नहीं थी, और जो करप्शन थी वो इतनी बड़ी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते और मैं कुछ नहीं कर सकता। करप्शन इतनी बड़ी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता और किसको जाके फरियाद करूं कि मेरे पास करप्शन हो रही है। इसकी रोटी बंद कर दें, मिसाल दे रहा हूं आपको, क्योंकि इससे पैसे लेने ना, इसके लिए इसकी रोटी बंद कर दें। जब उसकी रोटी बंद कर देंगे तो वो पैसे देगा। इसका रोड पे चलना बंद कर दें तो वो पैसे देगा। तो ये अब जो लोग बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम सिंध के अंदर जो कर रहे हैं, वो आइन के सेक्शन 40A40 के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि सब कुछ डिवॉल्व करना है बल्दियाती अदारों को, वहाँ से उनसे सब उठा के ऊपर ले लिया। कौन सा आइन, कैसा आइन? आइन तो हमारा सियासी शऊर नहीं है। अगर मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो मैंने पीपल्स पार्टी के हर उस बुरे फेल की भी हिमायत करनी है, तो शऊर कहाँ हुआ? मैं नवाज़ लीग में हूँ तो मैंने नवाज़ लीग की हर बुराई की ही हिमायत करनी है। अगर मैं किसी और जमात में हूँ तो मैंने उसकी ही बुराई की भी हिमायत करनी है। टैंकर चल रहा है, अब अगर टैंकर के बारे में मैंने एक लफ्ज़ भी बोल दिया तो वो बहुत मसले हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा मसला नहीं, हो जाएगा। मतलब मैं खुद भी बहुत एहतियात कर रहा हूं। टैंकर को कौन हेड करता है, टैंकर को कौन चलाता है, टैंकर को कैसे चलाते हैं और टैंकर को क्या चलाते हैं, नहीं अब वो चीज़ें वही है, अल्फाज नहीं है। बात यह है, वही बात यह है ना कि आज़ादी राय का आपको इजहार करने का कोई हक हासिल नहीं है। नहीं, कोई हक हासिल नहीं है। और तो आप जो बस ठीक है बोल रहे हैं, ठीक है बोलते रहें। हम एक बार मिलकर ये सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी जगह रुक सकते हैं? हम चप्पल में आए थे, हम मर्सिडीज़ में और लैंड क्रूज़र में बैठ रहे हैं। काफ़ी नहीं हो गया, बहुत हो गया, छोड़ दें अब इस कौम की खिदमत कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोग्राम क्या खोया क्या पाया के साथ डॉक्टर सैयद नवाजुल हुदा। हम इस प्रोग्राम के अंदर उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है वो सर्विसेज दी हैं, उनकी खिदमात हैं, लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे हीरे की तरह तराशे हुए लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब गुलाम आरिफ साहब, जिन्होंने जो है एक तवील अरसे जो है वो सरकारी नौकरी की। तो आज इनसे पूछते हैं कि पूरे करियर में उन्होंने जो मुल्क के लिए सर्विसेज दी उसमें क्या खोया और क्या पाया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि थोड़ी सी अपनी बायोग्राफी आप ख़ुद बताएं कि आपने किन किन शोबों में अपनी सर्विसेज दी इस मुल्क को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप कितनी ही खिदमत कैसी भी देते रहें, हमारे यहाँ रिकग्निशन का तो कोई उसूल है नहीं। मैंने अपना कैरियर जहाँ तक मुझे याद है 1973 से शुरू किया था, और मैं ग्रास रूट से ऊपर आया हूँ, और न कोई सोने के चमचे से खाता पीता हुआ ऊपर आया हूँ। लोग सच को कमज़ोरी भी समझते हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि सच बोला जाए, जो कुछ भी बोला जाए। मैंने अपनी जब सर्विस शुरू की तो बहुत ईमानदारी, दयानतदारी से अपनी सर्विस का आगाज़ किया मैंने। और वो जहाँ से सर्विसें शुरू की थी वो बहुत छोटे से लेवल से शुरू हुई, छोटे शहरों से शुरू हुई। पर आखिर जब मैं कराची शहर में दाखिल हुआ, ये कोई बात है 1994 की, जब मेरी कराची में पोस्टिंग हुई, और बड़े तल्ख तजर्बे हैं। अगर उन तजर्बों का ज़िक्र किया जाए तो आपको बहुत एक लंबी कहानी बन जाएगी, एक लंबी बन जाएगी। कराची में मैं दाखिल इस तरह हुआ, मुझे हैदराबाद से मेरी पोस्टिंग में मुझे
एक साहब ने निकाला, उन्होंने मुझे निकाला, लेकिन जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करता है उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए, उसे किसी चीज़ का गम नहीं होना चाहिए। वो निकालने वालों ने मुझे निकाला, लेकिन वो मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला की एक नियामत साबित हुआ कि मैं कराची जैसे शहर में। तो सर वजह क्या थी, क्यों निकाला आपको, जब क्या आप इतने से वहाँ सर्विसेज दे रहे थे? मैं वहाँ सर्विसेज दे रहा था, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा था, लेकिन मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाकया बयान कर देता हूँ। कुछ लोगों के प्रमोशन होने थे जहाँ भी मैं था, मैंने उन लोगों के प्रमोशन कर दी। मुझसे बड़े अफसर को नहीं, मुझसे आला अफसर को वो बात नागवार गुजरी, और उसके चंद दिन बाद हुकूमत तब्दील हो गई, और वो जिनको नागवार गुजरी थी वो बहुत ही आला जगह पर पोस्ट हो गए, तो उन्होंने कहा इसको वहाँ से निकाल दो। यानी अपनी जाती चपकलिश, बस एक अपने जाती मामलात पर उन्होंने अपने ईगो का मसला बना के लिए, अपनी आना के लिए। और मैं, आप कोई भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, मैंने इंतहाई दयानतदारी से काम किया था, और वो कोई और मसाइल उनके जहन में थे, मेरे मसले कोई मसला नहीं था। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, उन्होंने उसको इस तरीके से कर दिया। तो ये चीज़ें होती रही। और जब मैं यहाँ आया, और यहाँ जब आने के बाद मेरी पोस्टिंग एक महकमे में हुई, एक महकमे में मेरी पोस्टिंग हुई, वो महकमे का आप नाम अगर लें तो लोग समझेंगे कि ये महकमा बहुत ही ज़्यादा कोई फाइनेंशियल उसमें आता होगा, इसमें आता होगा। नहीं, खुदा जानता है वहाँ 1 रुपए की करप्शन नहीं थी। अच्छा। ऐसा महकमा था कि 1 रुपए की करप्शन नहीं थी, और जो करप्शन थी वो इतनी बड़ी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और मैं कुछ नहीं कर सकता। करप्शन इतनी बड़ी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और किसको जाके फरियाद करूं कि मेरे पास करप्शन हो रही है। और वैसे मशहूर है कि 1 रुपए की करप्शन नहीं है। हाँ, नहीं, वो सिर्फ एक सेगमेंट में करप्शन थी, और किस शान से वो सेगमेंट में करप्शन थी कि मैं बयान नहीं कर सकता कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था, कौन कौन नहीं था। मेरे अलावा, मैं महकमे का सरबराह था, मेरे अलावा बाहर के लोग सारे इन्वॉल्व थे। हुकूमत के नुमाइंदे शामिल थे, सियासी लोग शामिल थे, ये लोग शामिल थे। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब मैंने अपने से बड़ों को उनमें एक बहुत बड़े भी शामिल है जिनका नाम भी ले लेता हूँ। फ़हीम ज़मान साहब उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छा। मेरे बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आज भी मेरे लिए वो काबिल एहतराम। उनकी नज़र में भी मैंने वो बात डाल दी। मैंने कहा ये चीज़ हो रही है। कुछ दिन बाद वही बेचारे फारिग हो गए थे। तो नौकरी करना, क्या खोया और क्या पाया, बड़ा मुश्किल काम था। खोने में तो हम खोते ही रहे हैं। फिर मेरी एक जगह पोस्टिंग हो गई, यानी ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई कि जहां मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ था। मैं बगैर किसी का नाम लिए हुए आपको गुजारिश करता हूँ। एक साहब ने मुझे बुलाया, खोने की बात बता रहा हूँ आपने। मेरे आला
तरीन अफसर थे, मुझे बुलाया। आप ये नोट करें कि किसी को किसी चीज़ पर रिग्रेट भी नहीं होता है, कि कम से कम अपनी किसी ख़ता पर रिग्रेट तो कर ले। नहीं, मुझे बुलाया और मुझे बुलाकर कहा फलां जगह वो कैसे बन गई है और कैसे अलॉट हो गई है। मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने A to Z जितना अब्यूज़ कर सकता था और कर सकते थे उन्होंने अब्यूज़ किया। मैंने अब्यूज़ सुना, मैं क्या कर सकता था। मैं आया, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही करम होता है। मैंने आके किसी से पूछा, यार ये फ़ाइल मैंने कभी सुनी नहीं थी, ये फ़ाइल कहाँ मिलेगी। उनका सर इत्तेफाक है कि ये कल ही मैंने फ़ाइल देखी थी, अभी देता हूँ आपको। उन्हें ला के मुझे वो फ़ाइल दे दी। मैंने वो फ़ाइल देखी, पढ़ी, और मैं उन साहब को जिन्होंने मुझे जो कुछ कहा था उनको कोई बुरा भला तो नहीं कह सकता था। सिर्फ यही कहा मैंने अल्लाह को कि या अल्लाह तू ही फैसला करने वाला है, कि बग़ैर सोचे समझे उन्होंने जो कुछ कहा। और उन्होंने मुझसे फ़ाइल शाम को 6 बजे मंगवाई थी। मैं वो फ़ाइल ले गया। आप अंदाज़ा लगाइए, उस फाइल पर जो ऑर्डर थे वो 2 जस्टिस के ऑर्डर थे। एक रिटायर्ड जस्टिस केयर टेकर वजीर बल्दियात था, उसका नोट था, और दूसरा रिटायर्ड जस्टिस चीफ मिनिस्टर था, उसका ऑर्डर था। मेरे फरिश्तों का भी उस पर कलम नहीं रखा गया था, तो मुझे वो सारा सुनना पड़ा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि इसको तोड़ दो। कल संडे का दिन था, उसे तोड़ने का हुक्म हो गया। तोड़ना शुरू हो गया। 12 बजे के करीब हुक्म आया कि रोक दो। रोक दिया। मैं आपको बता रहा हूं क्या खोया क्या पाया। रोक दिया। और फिर हुक्म हुआ कि नहीं, इनको इजाजत दे दो और इनको 200 गज जमीन और दे दो। मैंने कहा ना, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये जिससे चाहे दिलवा दे। मैंने इंतहाई कोशिश की कि जितना ईमानदारी से कर सकूं करूं। मैंने नहीं दी 200 गज जमीन, लेकिन उन्होंने वो दूसरे से दिलवा दी। आप ये उसी जगह का जिक्र कर रहे हैं जिस जगह को हालिया दिनों में अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिमोलिश कराया है। नहीं, वो जगह नहीं थी। अच्छा, ये और जगह थी। अगर चीफ जस्टिस, मैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खिदमत अक़दस में तो इतना अर्ज़ करूँगा कि अगर वो कराची को असेस कर लें, कराची को देख लें, कराची को सुन लें, तो कराची में तो उन्हें वो कुछ मिलेगा कि खून के आंसू रोते हैं हम। हमें पता है हम किसको जाके बोलें। क्या हम जिंदा रह सकते हैं अगर हम ये बोलें तो? क्या हम, आप देख रहे हैं मेरे जिस मकान में बैठे हैं, ये 240 गज का मकान है। मैंने 40 साल नौकरी की है। मैं 240 गज के मकान में रहता हूँ। मेरा इसके अलावा कोई मकान नहीं। मेरा इसके अलावा कोई मकान, कोई प्लॉट, कुछ नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला शुक्र है, उसका करम है और उससे गुज़र होता है। इसी तरीक़े से और बहुत सारे वाक़यात हैं। किस किस को सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे, समझे ना। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो एक नासला टावर को गिरवाया है। अलादीन को भी गिरवाया उन्होंने। मैं आपने वो अलादीन छेड़ दिया। मेरे बुज़ुर्ग फ़हीम ज़मान अलादीन पर बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं उस अलादीन पर दोबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कह दूंगा कि अलादीन के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है। चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब के फैसलों पर बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें की हैं। अलादीन पार्क को 101% जायज़ तोड़वाया गया।
इसलिए कोई पूछेगा क्यों, तो आप कौन होते हैं कहने वाले? अरे भाई, एग्रीमेंट मैंने किया था, डॉक्यूमेंट मेरे दस्तखत शुदा हैं। वो 25 साल के लिए लीज दिया गया था, 25 साल का एग्रीमेंट था। एक ड्यू प्रोसेस के तहत, मैं उस ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं चूंकि सीनियर डायरेक्टर लैंड था, इसलिए मेरे पास वो एग्रीमेंट के लिए आया था। ड्यू प्रोसेस जो है, एक बहुत बड़ी कमेटी थी, उस कमेटी ने ड्यू प्रोसेस किया था, अखबारों में इनवाइट की थी, ये की थी, वो की थी। उसके बाद वो प्रोसेस में उन्हें 25 साल का दिया था। फिर एक सवाल पैदा होगा, नवाज साहब ने सवाल पूछा ही नहीं है वो, कि साहब वो आपने तो अलादीन पार्क दिया था, 200 दुकानें कहाँ से आ गई, या 400? ये मैं आगे आ रहा था कि ये अम्यूजमेंट पार्क जो है इस तरह के लैंड पे कैसे बन सकते थे? ये तो बच्चों के खेलने के ग्राउंड वगैरह की जगह थी। देखिए, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस तरह की लैंड, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पार्क बना दिया गया था, बच्चों के राइड्स लगा दिए गए थे, बच्चों के लिए सब कुछ बना दिया गया था। उसके बाद हम लोग तो जब 2000 के बाद जनरल साहब का एक्ट आया 2001 का, सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, और जिसके तहत लोगों को रिशफलिंग हो गई, तो हमारी रिशफलिंग हो गई और एक नई इंतज़ामिया आ गई। एक बात नोट करके रख लीजिए, जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे उतने ही दुश्मनों को पैदा करेंगे, बिलखुसूस हमारे इस रीजन में, हमारे माशरे में। तो जब वो सब कुछ चीज़ें हो गई तो हम सिटी गवर्नमेंट से निकाल दिए गए। जब सिटी गवर्नमेंट से निकाल दिए गए तो हमारे वापस आने के कोई चांस इसलिए नहीं हुए कि हमारे वापस आने के चांस इसलिए नहीं हुए कि हमने ईमानदारी से काम किया था, और ईमानदारी का काम किसी को पसंद नहीं आता। मेरे एक आला अफसर ने मुझे बुलाया। ये वो चीज़ें हैं जो लोग मुझे कहते हैं कि किताब में लिख दें। मैंने कहा जिस दिन किताब में लिख दी उस दिन के बाद अपना वजूद बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे मेरे आला तरीन अफसर ने बुलाया, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, और बुला के मुझे एक प्लान दिया, और ये प्लान देकर कहा कि ये लें, ये प्लान, ये साहब आए हैं, ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ठीक है, इनकी है तो इनको दे देंगे। उस ज़मीन का मैंने बहुत खंगाला, ये किया वो किया, और मुझे वो ज़मीन कहीं कुछ भी नहीं नज़र आया। बड़ी कोशिशों के बाद, और दिन मुझे 2 या 1 दिए थे, बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैंने बड़ी जुस्तजू कर कुछ क्लूज़ निकाल ली और उन्हें ये साबित कर दिया कि ये ज़मीन इनकी नहीं। मैंने जब उन्हें ये दे दिया कि जनाब ये ज़मीन इनकी नहीं है, और उन साहब को बता दिया कि ज़मीन आपकी नहीं है, उन्होंने उसको किस अंदाज में ले जाकर, जहां बैक पे कोई और था, अच्छा, फ्रंट पे कोई और था, उन्होंने बैक वाले को जाके बता दिया कि जनाब ये बात इस तरीके से कि ये होगा वो होगा। उन्होंने जितने मुझ पर इल्ज़ामात लगाने थे लगा दिए, और उन्होंने वो इल्ज़ामात उस एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिए। एडमिनिस्ट्रेटर ने, ही वॉज़ वेरी नाइस मैन, उसने उनको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, और आमने सामने कर फाइनली उन्हें कहना पड़ा गेट आउट, लीव माई ऑफिस, उनको बाहर निकाल दिया। तुम अफसरान पर इस तरीके से करते हो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तेरी बड़ी करम नवाजी है, इज़्ज़त और आबरू रखने वाला तू ही है। और फिर उसके बाद देखे ना, ऐसा मैंने कहा ना कि झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं इस तरीके से ये बात बोल रहा हूँ और ये जाएगी कहीं भी। कुछ दिनों बाद
वो जो फ्रंट मैन थे उन्होंने मुझे चाय पे मधु किया। मैं उनकी मधु करने पर उनकी चाय पर चला गया और उन्होंने मुझे चाय पर उसी प्लॉट का इसरार किया कि मुझे ये प्लॉट चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा ये प्लॉट, कौन सी ऐसी बात, आप में लेने की ताकत होनी चाहिए। मैं वापस आया, अपने अफसर आला को मैंने बताया कि जी मुझे इसलिए बुलाया था कि आप तो प्लॉट दे ना सके, मैं उन्हें वो प्लॉट दूंगा। बोले आप दे देंगे? मैंने कहा दे। बोले देखता हूँ कैसे देते। मैंने वो प्लॉट नीलाम में डाल दिया। नीलाम करना तो कानूनी तकाजा था और उन्हें कह दिया जी नीलाम में आ गया है। और अपने आला अफसर को मैंने बताया कि जनाब वो प्लॉट नीलाम में आ गया है और वो नीलाम हो रहा है, आप अगर मॉनिटर करना चाहें तो उसे मॉनिटर करवाएं ताकि आपको ये पता चले कि ये नीलाम ईमानदारी से हुआ। और उन्होंने उसे मॉनिटर करवाया। और मॉनिटर किससे करवाया? वो एक बहुत बड़े आदमी से मॉनिटर करवाया जिसने बिडिंग में हिस्सा लिया। सिर्फ मॉनिटर नहीं कि बिडिंग में हिस्सा लिया। और वो साहब जिनको मैंने कहा था वो ज्यादा बिड दे गए, वो बिड ज्यादा हो गई, उनके नाम वो निकल आया और वो प्लॉट उनको चला गया। मैं उस नीलाम में भी नहीं बैठता हूँ, किसी नीलाम में नहीं बैठता वो नीलाम का जो अमला है वो बैठता है, मेरा उससे क्या ताल्लुक है। बहरहाल वो बाकायदा अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद उनको प्लॉट का पोजीशन मिल गया। प्लॉट का पोजीशन बनने के बाद उन्होंने उसके नक्शे बनवाए। नक्शे बनवाने के बाद हम जा चुके थे जब 2000 का नया एक्ट आया, 2001 का उसका, तो हम जा चुके थे। अब वो प्लॉट नक्शा पास होने के लिए केएमसी ही में आना है, सीडीजीके में आया, वहां से फॉरवर्ड होना है। एक आला तरीन अफसर जो है उसको क्या कहूं मैं अब आपको, उसको उठा के और वो उसे लेकर पहुंचे एक दफ्तर में और उस दफ्तर में जाके उन्होंने कहा कि ये इस नक्शे की आप सिफारिश कर रहे हैं, ये तो ऑक्शन ऐसा हुआ था, ये ऑक्शन ऐसा हुआ था, ये ऑक्शन ऐसा हुआ था, ये ऑक्शन ऐसा हुआ था। वो साहब जिनके पास वो गए थे उन्होंने ऑक्शन उन्होंने भी मॉनिटर करवाया था। उन्होंने कहा मैंने खुद मॉनिटर करवाया ये ऑक्शन। आप क्या कह रहे हैं? ये ऑक्शन तो मैंने मॉनिटर करवाया है, आप क्या मेरे पास आए हैं शिकायत लेकर? और वो साहब अपना छोटा सा मुंह लेकर चले आए वापस। तो आप कितना ही ईमानदारी से काम कर लीजिए, आपकी ईमानदारी के काम का कोई नतीजा नहीं निकलता है। सर आपकी बात से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर करप्ट है और इस जो कुछ भी आपने देखा, आपके ख्याल से कि ये शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है या दरमियान में कहीं इस तरह की जो है वो गड़बड़ ज़्यादा शुरू हुई है? नवाज साहब देखें, मैं आपको जैसे कहा कि 73 से काम कर रहा हूँ, मैंने निज़ाम में इतनी करप्शन या करप्शन देखी ही नहीं थी। ये करप्शन कब आई है, किस तरह आई है, अगर मैं आपको पीरियड का इजहार कर दूं तो बहुत से पर्दा नशीनों के पर्दे खुद ही खुल जाएंगे। तो मैं किसी पीरियड का नहीं लेता, लेकिन ये बहुत सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ है। सब्सिक्वेंटली मैंने ये देखा है कि
इसकी रोटी बंद कर दें, मिसाल दे रहा हूं आपको, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं ना, इसके लिए इसकी रोटी बंद कर दें। जब उसकी रोटी बंद कर देंगे तो वो पैसे देगा। इसका रोड पे चलना बंद कर दें तो वो पैसे देगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इसका हिस्सा किस तरह रहा हूं, क्या रहा हूं, वो सब कुछ मैं बोल तो नहीं सकता कि मैं किस तरह रहा हूं, कैसे रहा हूं। मैं देखता रहा हूं कि खेल तमाशा क्या हो रहा है। तो करप्शन की जो महराज हुई है, और उसमें आज आप कहते हैं करप्शन अजीम लेवल पर चला गया, तो आज करप्शन अगर अजीम लेवल पर चला गया तो वो अजीम लेवल पर क्यों चला गया कि एक दौर से किसी ने शुरू किया था। जब वो शुरू होता है तो वो बढ़ता चला जाता है ना। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जब। तो अगर ये कहा जाए कि जब ये 1 यूनिट था पाकिस्तान, तो उस पर करप्शन कम थी, या वो उस लेवल पर जो करप्शन होती थी वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी? हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि उस ज़माने में इतना नहीं था, इतना नहीं था। अगर होगा तो होगा। देखिए, मैंने 1 यूनिट के बाद नौकरी शुरू की थी, और मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ अपने अपॉइंटमेंट की। मैंने बोर्ड में इंटरव्यू दिया, जितने कैंडिडेट थे उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड मैं था। मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक मैट्रिक पास का अपॉइंटमेंट हो गया, और मुझे पता था इसका होगा। मैंने उस ज़माने के, मैं इसलिए किसी अफसरों के नाम नहीं ले रहा, मैंने उस ज़माने के उस अफसर से जाके कहा कि ये आपने अपॉइंटमेंट किया है, आप बोर्ड में बैठे हुए थे। उस ज़माने में अफसर सुनते थे, आज तो अफसर मिलते नहीं। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और उसके बाद कहा, हाँ, ये अपॉइंटमेंट मैंने किया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन जो आप हकाइक बता रहे हैं उसके लिए मुझे सिर्फ 1 दिन दरकार है, कल मेरे पास आना। दूसरे दिन मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा आपके हकाइक दुरुस्त हैं, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट किया है, अप्रूवल मैंने दी है, मैं जिम्मेदार हूं, और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए जो मुझे करना है करूंगा। नवाज साहब वो भी अफसर थे, उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को किस तरह नलीफाई किया, एक कानूनी ज़ाब्ते में डालकर उसको नलीफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया वो अपॉइंटमेंट। उसको रोक लो ताकि छोटी पाकिस्तान बनने के बाद जो हालात रहे, तो उससे अंदाज़ा हो गया कि कैसे मामला चल रहे थे। लेकिन सूरत हाल जो तब्दील होना शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा निचली सतह पर जो करप्शन है वो भी पता लग गया। तो वो एक प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो मैंने जिक्र भी किया, जिन्होंने 370 लोगों को जो है खारिज किया था कि ये करप्ट लोग हैं, तो उसकी जगह वो ईमानदार लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया था। क्या खूबसूरत सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि वो 370 आया करप्ट थे या नहीं थे, उसकी क्या इंक्वायरी थी, क्या उसके बेसिस थे, क्या नहीं थे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा बेस बता देता हूँ। नाम लिखा हुआ है एक्स का और ओहदा लिखा हुआ है उस महकमे के सरबराह का, वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है और ओहदा लिखा हुआ है सरबराह का। अब वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट को निकाला है या सरबराह को निकाला है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो
लिस्ट ठीक है, निकाल दी है, कोई बात नहीं, निकाल दी है, लेकिन उसके बाद एक लेटरल एंट्री का सिलसिला शुरू कर और सियासी भर्तियां हो गई। पार्टी बेसिस पर जितनी भर्तियां होनी थी वो भर्तियां हो गई, होती रही और चलती रही वो भर्तियां। और वो भर्तियां मेरे हरदिल अजीज़, मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत बड़ा इंकशाफ कर दूं आपको कि जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है मेरे फैमिली फ्रेंड भी रहे और मेरी ज़ाती शादी में बेनज़ीर भुट्टो छोटी उम्र की होती थी और उनकी वालिदा माजिदा दोनों तशरीफ़ लाई थी। मेरी शादी लाड़काना शहर में हुई थी, तो इस तरह वो मेरे फैमिली फ्रेंड भी रहे हैं, मेरे ससुर के ज़ाती दोस्तों में से थे, क्लास फेलो भी थे और ज़ाती दोस्तों में से भी थे। लेकिन वो मेरा उनका ज़ाती मामला है। लेकिन यहाँ जहाँ तक बात इस बात की है कि क्या फिर भर्ती हुई, क्या भर्ती नहीं हुई, भर्ती तो फिर लेटरल एंट्री में जिनको जिसने जहाँ चाहा वैसे भर्ती कर दिया। अब अपने लोगों को सिंध में पीपल्स पार्टी आखिर चारों सूबों में क्यों जंजीर बनी थी, क्योंकि चारों सूबों के अंदर से जहाँ जहाँ अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स थे वो सब अपॉइंटमेंट होकर चले आए थे। देखें, वो ज़माना था जब ब्यूरोक्रेट रन करता था, पॉलिटिशियन से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट रन करता था। आज जो है, आज ब्यूरोक्रेट को तो जो है वो साइड पे लगा दिया, खुड्डे लाइन लगा हुआ। ब्यूरोक्रेट की हैसियत क्या रह गई है? कोई हैसियत नहीं है ब्यूरोक्रेट की। ब्यूरोक्रेट तो आज जो है एक टूल है जो आपको कुछ करके देने के, मैं कुछ करके देने का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, कुछ करके देने के काम आता है। देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी अमलन एक्टिव नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है वो मुअत्तल है, या वो एक लफाजी के तौर पर जो है वो किताबों में मौजूद है। क्योंकि असल में जो आइन और कानून को नाफिज करना है वो जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होती है। तो यानी ये पाकिस्तान एक तवील अरसे से ये आइन और कानून से दूरी चला रहा है। ये आपने क्या ख़तरनाक बात कही है, कही तो आपने बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में आइन की कहाँ बालादस्ती है? आज भी कोई बालादस्ती नहीं है आइन की। कानून की कौन सी बालादस्ती है? मैं बहुत इंतहाई अदब के साथ दस्त बदस्ता ये अर्ज़ करूँगा कि कानून की बालादस्ती तो जो है वो जो कानून के मुहाफिज हैं उनके अंदर भी डिवाइड मौजूद है। तो कानून की बालादस्ती कहाँ हो सकती है? मैं कोई चीज़ कुछ और सोच रहा हूँ, आप कोई और चीज़ सोच रहे हैं। आपसे मकसद उस अदारे के लोग, तो फिर कानून की बालादस्ती कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है। और कोर्ट अगर कर दूँ तो ये अब जो लोग बेचारे एहतजाज कर रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम सिंध के अंदर जो कर रहे हैं, वो आइन के सेक्शन 40A40 के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि सब कुछ डिवॉल्व करना है बल्दियाती अदारों को, वहाँ से उनसे सब उठा के ऊपर ले लिया। कौन सा आइन, कैसा आइन? आइन तो किसी ने क्या, मैं कह दूँ, एक जनरल साहब ने कहा था आइन तो कागज़ का एक है, आगे आप खुद ही उसे एक्सप्लेन कर लीजिए, वगैरह कर लीजिए। तो पाकिस्तान बग़ैर आइन के, बग़ैर उसके जैसे चल रहा है। वो मामलात जो किसी की दुम पर पैर रखा जाए वो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने जीना भी है और मैंने रहना भी है, इसलिए मैं वो चीज़ें बोल नहीं सकता। कोई भी नहीं बोल सकता है, सब खामोश हैं। बहुत सी चीज़ें कोई नहीं बोलते, समझे ना? तो जिनसे तवक्कुआत है वही तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहे हैं, तो क्या तवक्कुआत होगी अब आपकी? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान में जो एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। और आवाम, चूँकि अगर हम इस चीज़ को यूँ लें कि पाकिस्तान की क्रिएशन के साथ उसको कनेक्ट करें, तो जहाँ पर एक शऊर था या एक
लोगों के अंदर अपनी राय के इजहार करने की या एक स्ट्रगल था, तो उन्होंने तो जो है वो आपके समझ लें 24 सालों के बाद ही अपने आप को जो है इस पाकिस्तान से अलग कर लिया। और जिन लोगों को चीज़ें वो बनी बनाई मिल गई थी और उन लोगों ने जो है, चूँकि उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं की थी, तो उनके अंदर वो सियासी शऊर जो है वो पैदा नहीं हो पाया। क्या ऐसे कुछ देखते हैं आप? देखिए, सियासी शऊर के पैदा होने की बात आपने जो आखिर में कही है उसी से मैं उठाते कहता हूँ आपको। सियासी शऊर कैसे पैदा होगा? जब आप एक दबाव में ज़िंदा हैं, एक प्रेशर में ज़िंदा हैं, एक बोलने के लिए आपके पास गुंजाइश नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा जो उसे बोलना चाहिए। जो उसे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? इसलिए कि उसे इख्तियार नहीं है बोलने का। आप मुख्तलिफ़ आथर की किताबें उठा लें, मुख्तलिफ़ आथर की किताबें उठा लें और ज़रा सी उनकी किताबें तो पढ़कर देख लें कि उन्होंने क्या लिखा है हमारे बारे में, हम क्या हैं। और ऑथर कोई अंग्रेज़ ऑथर नहीं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिखने वाले ऑथर्स की। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ऑथर्स का। उनकी ऑथर्स की आप किताबें देख लें तो हमारा सियासी शऊर जो है वो सब करप्शन पर, रिश्वतबाजारी पर और एक सियासी जो जगलरी है उस पर चल रहा है। हमारा सियासी शऊर नहीं है। अगर मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो मैंने पीपल्स पार्टी के हर उस बुरे फेल की भी हिमायत करनी है, तो शऊर कहाँ हुआ? मैं नवाज़ लीग में हूँ तो मैंने नवाज़ लीग की हर बुराई की ही हिमायत करनी है। अगर मैं किसी और जमात में हूँ तो मैंने उसकी ही बुराई की भी हिमायत करनी है। आप देख लें लोग पीटीआई के लिए क्या क्या कहते हैं, लेकिन पीटीआई के तर्जुमान और पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मुल्क सबसे ज़्यादा सस्ता है। एक चीज़ें मैंने नोट की हैं कि बहुत सारे लोग जब किसी तंजीम का हिस्सा होता है, जैसे आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट आउट किया कि उस वक्त वो अंधे होते हैं जो उन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी के हवाले से, अपने मफादात के हवाले से नज़र आ रहा होता, भले वो लोगों के का इस्तेहसाल हो, वो उसकी हिमायत करते हैं। और जब उनके साथ वो उस पार्टी से अलग होते हैं तो उस पार्टी को कहते हैं कि तो बड़े जालिम लोग थे। तो वो अपने आप को दोबारा से कहते हैं कि अब मैं चूँकि पहले जालिम के साथ था तो वो और बात है, अब मैं जालिम से अलग हो गया हूँ तो तुम मेरी हिमायत करो। ना कि वो अपने आप को लोगों के सामने एहतसाब के लिए पेश करें कि जो जुल्म मैंने उनके साथ रह के तुम्हारे साथ किया है तुम मुझसे बदला लो। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता। क्या बात आपने की है। बात बुनियादी ये है कि देखें, पूरी इस वक्त अगर यही बात आप कहना चाह रहे हैं, पूरे सियासी मंजरनामे को देख लें आप। जो नवाज़ में थे वो पीटीआई में चले गए, जो पीपी में थे वो पीटीआई में चले गए। उनसे कोई हिसाब नहीं मांग रहा कि वहाँ तुमने क्या किया था। कितने वज़ीर हैं, कितने वज़ीर हैं जो मुशर्रफ साहब के साथ थे, जो नवाज शरीफ के साथ थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, वो आज पीटीआई के साथ है। हाँ ठीक है, जो एमक्यूएम के साथ थे आज वो बज़ाहिर वो मतलब सिलसिला तो यही नज़र आ रहा है कि जो कराची के पानी को किसी और सोसाइटीज़ के नाम कर दे, लेकिन वो कराची का सबसे बड़ा हमदर्द। उफ, पानी का छेड़ के आपने तो बहुत बड़ा। तो K4 आपको नज़र आ रहा है कुछ? देखें, K4 जिस ज़माने में उसको एक्नेक ने पास किया था, मैं एमडी था और उसके जो रूट्स थे उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन था, जिनका था, उनका कंट्रीब्यूशन है। और क्योंकि मैं तो नॉन टेक्निकल था, टेक्निकल लोगों ने उसको अप्रूव किया था। बुनियादी सवाल ये है, बुनियादी, मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। एक मेरा शौक़ पैशन था कि मैं
चीज़ें अपने पास अमानतन रखा करूं तो मैं फोटोकॉपीज़ के तौर पे रखता था। और 2002 में एक फैसला हुआ था, जब मैं ना एमडी था ना गवर्नमेंट लेवल पर था, कहीं और ही था, लेकिन बाद में मैंने उसे पढ़ा था। और इसके मेंबरान में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लोग थे, वाटर बोर्ड के लोग थे, इरिगेशन के लोग थे और दूसरे लोग थे। एक फ़ैसला किया गया था कि जो कराची के कोस्टल एरियाज़ में बसते हैं, जैसे आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को ले लें, आप डीएचए को ले लें, आप स्टील मिल को ले लें, तो बेशक स्टील मिल थोड़ा फासले पर है, लेकिन ऐसी वो जगह हैं जहाँ कोस्टल एरिया करीब पड़ता है, वो अपने अपने प्लांट्स लगाकर कोस्टल एरिया से पानी ले, इसलिए कि ये जो पानी है, जो 1200 क्यूसिक्स पानी आता है, ये पानी जो है वो कराचीइट्स का है, वो किसी और का नहीं है। और जो कोस्टल एरिया पे बसने वाले हैं वो अपने लिए अपने प्लांट्स लगा कर पानी ले लें। ये फैसला हुआ था और उसमें ये टाइम लिमिट थी कि इनको 1 साल की टाइम लिमिट दे दी जाए, लेकिन किसी ने इस पे काम नहीं किया। जब मैं एमडी बना था तो मैंने उनको ख़त भी लिखा था। अब पता नहीं वो फाइलें कहाँ होंगी, किधर होंगी, क्या नहीं होंगी। लिहाजा इसके बाद K4 की जब बात आई तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने और इरसा ने, इरसा का तो मेरे पास मटेरियल नहीं है, लेकिन इरसा का कहना यह है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पानी। अब जो सिंध का कोटा है, उस सिंध के कोटे के अंदर से ही आप कराची को जितना चाहे दे लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो चीफ इंजीनियर इरिगेशन ने लिखकर मुझे भेजा था कि हम 1 गैलन पानी इजाफी नहीं दे सकते, इसलिए कि हमारे पास इजाफी पानी है ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से। हमें अगर इरसा पानी ज़्यादा देगा तो हम आपको पानी दे सकते हैं। और इसके बाद जब मैं वहाँ से हट गया, चला गया, रिटायर हो गया, तब मुझे बात की ये इतला है कि 250 क्यूसिक्स के लिए, एमजीडी के लिए, 250 एमजीडी के लिए ये बात तय हुई कि हम 250 एमजीडी दे देंगे फर्स्ट फेज़ के अंदर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि किंजर लेक को अपग्रेड किया जाए। वो आज तक अपग्रेड नहीं हुई है, लिहाजा वो 250 गैलन बिल्कुल K4 बन जाएगा ऑन ज़मीन। अरबों रुपए, करोड़ों रुपया खर्च होकर वो ज़मीन पर बन जाएगा। भाई उसमें पानी आएगा तो कराची आएगा ना। ये अभी तो 23 अरब रुपए जो ख़त्म हो चुके हैं, वो 23 अरब का तो कोई जो उन्होंने सरफेस के ऊपर कैनाल बनाई, 2019 की बारिश ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कोई हिसाब में ही नहीं आ, हिसाब में ही नहीं है। अब वापडा ने अपनी जिम्मेदारी उठाई है, खुदा ताला उनको तौफीक अता फरमाए। नहीं, वो जो भी जो अलाइनमेंट बना रहे हैं वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप 16 मीटर से पानी लेके जा रहे हैं 100 अबव मीटर पे, यानी कि आप अलमिया देखें कि इनकी क्या टोपोग्राफिक सर्वे है, वहाँ पर कहाँ से आप बिजली लाएंगे, उस पानी को कहाँ से उठाएंगे, कैसे फेंकेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर उसके बाद वो देखें कि वो पानी कराची आने, वो फर्स्ट फेज़ है 250 एमजीडी का, वो 250 जो है वो आप ला रहे हैं सुपर हाईवे से होते हुए। तो सुपर हाईवे पर तो एएसएफ की हाउसिंग स्कीम भी है, सुपर हाईवे पर अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए सिटी भी है, सुपर हाईवे पर माशाल्लाह एक और भी बहरिया टाउन के बिल्कुल होते भी गुजरेगा। अब पहले तो मुझे ये पता था कि बहरिया टाउन के अंदर से ओपन ड्रेन से आ रहा है, अब किसी ने कहा कि नहीं, शायद
वहाँ कंडूट लाइन डाल रहे हैं। अगर कंडूट लाइन डाल रहे हैं तो शायद कुछ बच जाएगा, और अगर नहीं कैसे बच जाएगा, लाइनें तो चल रही हैं ना। आप ज़रा जाएं पीछे कि जितने भी वहाँ पे नदियाँ हैं, उन नदियों पे जो डैम बनाए गए, बुनियादी तौर पर वो डैम बनाए गए थे वो तो कराची में जो ज़रूरी इलाके हैं उनको इरिगेट करने के लिए, लेकिन उन पानी को भी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ से बेचारे वो काश्तकार भी बहुत परेशान है। तो सर ये क्या K4 बनाने से पहले ऐसी कोई स्टडी की गई थी कि पाकिस्तान ने एक्चुअली ये बिलखुसूस कराची के अंदर जो पानी आ रहा है, आया वो कराची के लिए पूरा है कि नहीं? क्योंकि हमने कैलकुलेशन की है तो हमें कराची के अंदर पानी ज़ाया होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसे हम कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर, NRW, नॉन रेवेन्यू वाटर, वर्ल्ड बैंक की इस्तिलाह है ये। तो हमारा नॉन रेवेन्यू वाटर बहुत है, और नॉन रेवेन्यू वाटर में हमारी पानी की चोरी भी शामिल है, हमारी पानी की लीकेज भी शामिल है, हमारे हाइड्रेंट्स, इलीगल जो हाइड्रेंट्स हैं जिनको माफिया की सरपरस्ती हासिल है। देखिए बात यह है कि पानी, मैं फिर एक बात कहने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैंने तजवीज़ भी दी थी। मैंने 2 तजवीज़ें दी थी। एक तजवीज़ मेरी ये थी कि पानी जो है, जिस घर को भी अब नक्शा पास किया जाए, जिस प्रोजेक्ट का भी नक्शा पास किया जाए, उसको 2 टेप सिस्टम पर पास किया जाए। उसके घर के अंदर एक तो साफ़ पानी का टेप हो, और एक जो है वो दूसरा वो पानी हो जो ट्रीट करके, रिसाइकिल करके उसे दोबारा वो अपने यहाँ सीवरेज पर्पस के लिए, वॉशरूम पर्पसेस के लिए, अपने गार्डन्स के लिए, अपने, हमारे यहाँ गाड़ियों की धुलाइयाँ होती हैं, खूब पानी बहता है, कोई पूछने वाला नहीं है सर। मैं क्या बताऊं कि मैंने खुद अपनी सोसाइटी में देखा है कि टंकी भर गई है और पानी बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं। तो ये तो इनके ओवरऑल ये नहीं कहना चाहिए कि इस कौम का मिजाज ही एक करप्शन वाला है। ये करप्शन नहीं है कि आप मीठे पानी को ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। देखिए ये तो हम इसको भी लोगों का करप्शन कहेंगे, लेकिन मैंने जो अर्ज़ किया ना कि मैंने 2 टेप की एक तजवीज़ दी थी, दूसरी मैंने ये दी थी कि ऐसा किया जाए कि 18 टाउन ही हैं, 18 टाउन के अंदर जो है हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, 18 टाउन के अंदर हम ओवरहेड टैंक बना दें, हर टाउन में ओवरहेड टैंक बना दें, और उस ओवरहेड टैंक से शहरियों को, उस इलाके के मकीनों को हम 2 बार 3 बार पानी दे दें। तो वो जो आपका पानी चलता है एक जगह से और वो दूसरी जगह तक जाता है, आखिरी कोने तक जाता है, आपको पता है क्लिफ्टन जो है वो टेल एंड पर आता है। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में पानी नहीं है, ब्लॉक 2 में पानी नहीं है, ब्लॉक 3 में पानी है। क्यों है ब्लॉक 3 में? आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ क्या है। ब्लॉक 4 में पानी नहीं है, ब्लॉक 5 के कई इलाकों में पानी नहीं है, समझे ना। तो क्यों, जबकि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक डेडिकेटेड लाइन डाली गई थी। वो हमारा जो पानी का मुकाम है, अब याददाश्त भी ऐसी रहती है, जहाँ से पानी नहीं, यहाँ जो गुलशन में जहाँ हमारा COD से डेडिकेटेड लाइन डाली गई थी, गुलशन यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई और कश्मीर रोड से होती हुई, और फिर जो है शाहरा फैसल को काट के निकाल के ब्रिज के नीचे से और यहाँ से होती हुई इसको आगे ले गए थे। और वो एक दरगाह आती है, उस दरगाह के बीच में से निकाल कर अस्करी के सामने से उसको ओपनिंग की थी, वहाँ से उसको आगे ले जाकर
और वो ले गए। वो डेडिकेटेड लाइन करोड़ों रुपए में बनी थी, आज कहते हैं कि उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं है भेजने के लिए कि यहाँ भेजा जाए, पानी कहाँ से भेजा जाए। जबकि सीओडी पे बड़े बड़े टैंकर्स जो हैं वहाँ फिल हो रहे होते हैं, वहाँ फिल हो रहे होते हैं, टैंकर चल रहा है। अब अगर टैंकर के बारे में मैंने एक लफ्ज़ भी बोल दिया तो वो बहुत मसले हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा मसला नहीं, हो जाएगा। मतलब मैं खुद भी बहुत एहतियात कर रहा हूं। टैंकर को कौन हेड करता है, टैंकर को कौन चलाता है, टैंकर को कैसे चलाते हैं और टैंकर को क्या चलाते हैं, नहीं अब वो चीज़ें वही है अल्फाज नहीं है। बात यह है, वही बात यह है ना कि आज़ादी राय का आपको इजहार करने का कोई हक हासिल नहीं है। नहीं, कोई हक हासिल नहीं है। और तो आप जो बस ठीक है बोल रहे हैं ठीक है, बोलते रहें। नहीं, वो यही मैंने अंदाज़ा लगाया कि ईमानदार लोगों ने सिर्फ खोया ही खोया, जो उनके एम्स थे वो हासिल नहीं हो सके, लेकिन पाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मोहब्बत पाई ज़रूर है कि उसको हशर में उस का एक वो अंदाज़ा किया कि हमें जवाब देना। तो ये एहसास जी पैदा होना कि हमें रब को जवाब देना है, ये मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को पा लेने की, किसी दौलत को पा लेने के बराबर है। देखिए बात सुने, दौलत कुछ नहीं होती, हर एक ने मर जाना है और दौलत यहीं छोड़ के चले जाना है, समझे ना, उसके अंदर कुछ नहीं रखा। हाँ, अगर कोई कब्र में साथ ले जाने वाला हो तो वो उसकी अलग बात है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब मैं वाटर बोर्ड का एमडी था तो मैंने जितने अरसे में वाटर बोर्ड का एमडी रहा, मैंने अपना फ़ोन कभी बंद नहीं किया, वो रात हो या दिन हो, उसको हमेशा इसलिए खुला रखा कि पता नहीं कौन ज़रूरतमंद फ़ोन करेगा और किसकी ज़रूरत क्या होगी और उसकी क्या शिकायत होगी, उसको ख़ुद सुनने के लिए मैंने वो रखा। हाँ, मेरे उस वक्त के जो नाज़िम थे उन्होंने एक कंप्लेंट नंबर भी इंट्रोड्यूस किया था, बहुत अच्छा अमल था वो, और उस पर जो कंप्लेंटें आती थी उनको मैं ख़ुद बाकायदा ज़्यादातर उनके घरों पर जाकर वो कंप्लेंटें सुनकर रिड्रेस करता था। और मेरा कंप्लेंट रिड्रेस करने का जो परसेंटेज था वो मैं 100% तो नहीं कह सकता, इसलिए कि कहीं कहीं कंप्लेंट को आप लाइन ही नहीं है तो मैं उसे रिड्रेस क्या करूँगा, रिड्रेस हो ही नहीं सकती वो मुझसे। तो एक बहुत अच्छा परसेंटेज था, लोगों की कंप्लेंट रिड्रेस करते थे, लोगों को पानी देने की कोशिश करते थे। और मैं इस मरहले पर एक मेरा चीफ इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर जो था फरीदी, उसका भी इसलिए शुक्रगुजार रहूँगा कि वो मेरे घर के साथ ही उसका भी घर था, कि रात को 12 बजे मैं उसको कहता था कि अब उठो, अब लोगों की कंप्लेंटें देखने चलते हैं, 11 बजे चलते हैं, 10 बजे चलते हैं। तो वो बेचारा गाड़ी चलाता था और हम दोनों जाकर कंप्लेंटें देखते थे और सुबह लोगों तक वो कंप्लेंटें देते थे और उसे रिज़ॉल्व करते थे। तो उस वक्त तो मेरा ये ख़्याल था कि पानी की कमी नहीं है, अगर नॉन रेवेन्यू वाटर को कंट्रोल कर लिया जाए, लीकेज को, चोरी को, इसको उसको इनको अगर देख लिया जाए तो शायद हम लोगों को पानी पहुंचा सकेंगे। दूसरी बात जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, कहीं पानी, मेरे करीब में एक इलाका है वहाँ 24 घंटे पानी आता है। क्यों? आप पानी की राशनबंदी कर दें। अगर आप समझ रहे हैं कि पानी कम है तो 2-2, 3-3 घंटे तय कर दें कि इधर 3 घंटे जाएगा, इधर 2 घंटे जाएगा, इधर 3 घंटे जाएगा, इधर इतने घंटे जाएगा। इसकी एक प्लानिंग कर लें, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। अब अगर आप दूसरी चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हैं तो इस पर कर लें, इस प्लानिंग करके उनको घंटे दे दें लोगों को। मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने जब तजवीज़ ये दी थी कि मैंने वो अमेरिका में खुद देखा, मैंने अमेरिका के अंदर देखा, मैंने अमेरिका के चंद स्टेट्स के अंदर गया तो मैंने देखा ये टंकियाँ बनी हुई हैं। पता चला कि इनसे पानी जो है
वो इस इलाके को दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि सारे के अंदर ऐसा है या नहीं है, मैंने 2-3 पंजाब के अंदर भी शहबाज शरीफ ने ये काम काफ़ी हद तक किया है और टैंक बनाए बड़े बड़े। तो सर अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, यानी कि जिन लोगों को अवामी कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा अवाम के लिए बुरे साबित हुए हैं या गैर अवामी? देखें, जो लोग अवामी हैं उनको सिर्फ अवामी कहा जाता है, अवामी कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपके कंक्लूजन पर सिर्फ एक बात कह दूं, न रूलिंग पार्टी सिंसियर है, न अपोजिशन सिंसियर है, न कोई और सिंसियर है। हर एक अपने टारगेट पे खेलता है, हर एक लैंड माफिया का हिस्सा है, हर एक टैंकर माफिया का हिस्सा है। दोनों हाँ, कोई किसी एक को मुजरिम नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि दोनों मुजरिम हैं। सिंसियरिटी नहीं है। मैं अगर कोई तकरीर कर रहा हूँ तो मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ ये करना है कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आवाम के लिए। मैं आवाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक वीडियो चल रही है कि हम सब अंदर से एक हैं, लोगों ने देखी होगी। बिल्कुल, हम सब अंदर से एक हैं, उनमें कौन कौन है, कौन कौन नहीं, फैक्ट है, समझे ना। एक साहब हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त भी रहे हैं। इस मकसद इसलिए कह रहा हूँ कि अब मेरे उनसे वाबस्तगी नहीं है। वो कुछ बन गए हैं तो वाबस्तगी नहीं है, वरना वो मेरे साथ के थे तो मैं जानता हूँ। तो कौन कितना किसके साथ सिंसियर है। एक कराची को एक इनकलाब की ज़रूरत है सर, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान को एक इनकलाब। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान के इनकलाब के लिए मैं ख्वामखा किसको दावत दूंगा। मैं अपने शहर को ही कह रहा हूँ कि मेरे इस शहर को एक इनकलाब की ज़रूरत है। जहाँ कोई इनकलाब ला सकता है तो लाए। और सर कैसे इनकलाब? पहले भी तो एक दावा करके आए थे, जिन लोगों का दावा था कि मेरी गाड़ी में इतना कर्जा है, मैं तो बहुत मजलूम हूँ, मैं तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। साहब मैं उनको भी जानता हूँ जो चप्पल में थे और आज मर्सिडीज में चलते हैं। तो बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं तो उन दिन का एहतसाब ही नहीं होता। मैं क्या करूँगा? तो सर तो ये तो माफिया का गठजोड़ है, तो सिर्फ कराची में इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, खुदा करे। और इनकलाब की एक ही सूरत हाल हो सकती है, एक ही सूरत हाल हो सकती है कि उधर बरसर इक़्तिदार लोग, दूसरी साइड अपोजिशन के लोग, दोनों मिलकर खुदा और रसूल को गवाह बनाकर हल्फ उठाएं कि हम बेलौस शहर की खिदमत करना चाहते हैं। सर ये हल्फ नहीं उठाते जब ये MNA MPA बनते हैं, ये हल्फ तो उस वक्त भी उठाते हैं जब ये वजीर बनते हैं, तो हल्फ उस वक्त भी उठाते हैं। तो आप अब भी समझते हैं कि इनका कोई खुदा ऐसा है जो इनके मफादात से हटकर इन्हें कुछ बताता हो? देखिए, मैं जिस हल्फ की बात कर रहा हूँ वो हल्फ तो कागज़ के उस पर्चे पर उन्होंने उठाया है और सोच लिया है। ये हल्फ वो है जो वो नीयतों से उठाएं और एक जज्बे से उठाएं, एक दयानतदारी से उठाएं, समझे ना। वही हल्फ होता है। इसलिए कि मैं तो सर आप ये कहें ना कि काश कि आप एक हर मज़हब हर चीज़ का इनकार करके एक ऐसा हल्फ उठा लें जिसमें आप समझें कि आप लोगों के साथ सिंसियर हैं। हमने तो देखा जो मज़हब के नाम पे जो हल्फ लोगों के साथ सिंसियरिटी की बात कर रहा हूँ, लोगों के साथ जैसे कि कनाडा के अंदर है आज आप। हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सी बात है। कनाडा मेरा देखा हुआ है, कनाडा में मैं गया हुआ हूँ, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास सिवाय इस मुक़द्दस पाकिस्तान के, जो मेरा वतन है, जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके अलावा मेरे पास किसी मुल्क की शहरियत नहीं है। सिर्फ मेरे पास
पाकिस्तान की शहरियत है। हाँ, आक़ाए दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मुझ पर करम है, इतना बड़ा मुझ पर करम है कि मुझे 50-55 के बाद जो है वहाँ अकामा नहीं मिलता। मुझे 55 के नहीं बल्कि 60 के बाद अकामा मिला और अल्लाह ने दिलवाया और मैं मदीने में काफ़ी अरसे रहा हूँ, सरकार के दरबार के मैं काफ़ी अरसे रहा हूँ। और मैं उस रोज़े की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इस दामन को साफ तो नहीं कह सकता, झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने करप्शन जिसको कहते हैं वो नहीं की। चले, मेरा दामन इससे पाक है, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए मैं इस घर में रहता हूँ जो इतना सा है, आप आपने देखा है, समझे ना। और आजकल मैं एक छोटा सा बिज़नेस कर लेता हूँ। एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग के नाम से, और एलोवेरा प्रोडक्ट्स की उनकी कुछ अद्वियात, उनकी कुछ न्यूट्रिशंस, अद्वियात नहीं है, न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट्स मेरे पास हैं। उनका मैं एक छोटा सा सिलसिला कर लेता हूँ, अपना वो भी गुज़र हो जाता है और अल्लाह के हुक्म। और करप्शन की बात मैं इस पर कंक्लूड कर दूँ, इस पर कंक्लूड कर दूँ आपको, ताकि सुनने वाले भी गौर करें कि मैं एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग टाउन प्लानिंग, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, वाइस चेयरमैन सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और सबसे बढ़कर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रहा हूँ। उसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट के लोग मुझसे मेरी बढ़ी हुई, जब 12 साल की आपकी पेंशन हो जाए तो आपकी पेंशन रिवाइज होती है, उस रिवाइज पेंशन पर को रिवाइज करने पर मुझसे पैसे का मुतालबा करें और बढ़ी हुई पेंशन को जो वज़ीर आला बड़ी शान के साथ असेंबली में बजट पेश करते हुए ऐलान करें कि हमने ये पेंशन बढ़ा दी है। आपको पता जुलाई में पेंशन बढ़ी है 10%, वो अब तक लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को नहीं मिली है। 2019 में जो पेंशन बढ़ी थी वो 2019 से लेकर 20 तक उसका डिफरेंस नहीं मिला। क्यों? पैसे चाहिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि गुलाम आरिफ साहब ने जितनी बातें की उसमें यही है कि बातें तो इतनी ज़्यादा हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा इसमें लग जाए, लेकिन जो एक आम फहम अंदाज़ तो नहीं कहूँगा, तो एक मुश्किल ही अंदाज़ है, क्योंकि आम फहम तो वो होता है जिसमें हम क्लियरली बातों को कहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कदम कदम पे ख़तरा है, तो आप किसका नाम लें और किसका ना लें। तो मैं सिर्फ इस बात के साथ डॉक्टर हुदा साहब कंक्लूड करूँगा, अगर किसी साहब को किसी चीज़ से दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन जैसे डॉक्टर हुदा साहब ने कहा कि कहने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, और मैं बहुत सी चीज़ों पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, इसलिए कि मैंने 40 साल नौकरी की है और उस नौकरी में एक ही जगह नहीं की है, बहुत सी जगह की है, बहुत से चेहरे देखे हैं। मैं उन चेहरों के बारे में नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। दिल खून के आंसू रोता है, और जब उन चीज़ों का इदराक करता हूँ, गौर करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ। मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, न मैं सियासतदान हूँ, न मैं किसी सियासी जमात का रुकन हूँ, न मैं किसी बड़े सियासतदान का रिश्तेदार हूँ कि मैं कुछ करके कुछ दिखा सकूँ कि भाई ये कर लो, लेकिन नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला
हमारी कौम पर रहम करे और इस मुल्क पर रहम करे और हम इस पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं वहाँ लोगों को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये लोग खुद फैसला करें। मैं तो सिर्फ इस बात पर हूँ कि भाई अगर किसी को कोई बात अच्छी ना लगी हो तो माफ़ कर दे, और जिसको जो तकलीफ़ हुई हो वो माफ़ कर दे, लेकिन हम एक बार मिलकर ये सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी जगह रुक सकते हैं। हम चप्पल में आए थे, हम मर्सिडीज़ में और लैंड क्रूज़र में बैठ रहे हैं, काफ़ी नहीं हो गया, बहुत हो गया, छोड़ दें अब इस कौम की खिदमत कर दें, अल्लाह ताला अजर दे। खुदा से तो डरने की बात करें, खुदा का वजूद है, हम मुसलमान हैं, खुदा का वजूद है। अगर खुदा के वजूद को तस्लीम करते हो तो उससे कुछ तो डर लो। जवाब एक दिन देना पड़ेगा, वो कौन सा दिन आएगा वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हर एक शख्स को अल्लाह के आगे जवाब देना है, जवाब देना है, हिसाब होना है, और वो मुनकर नकीर कब्र में ही कर देंगे हिसाब आपका, समझे ना। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, और अपना मुस्तक़बिल जो है वो नेक कामों पर गुजारें, नमाज अदा करें, 5 वक्त बाकायदगी के साथ बाजमात अदा करें, और अपने गुनाहों की तौबा करते हुए इस बात का अहद करें कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, हर एक के लिए नेकी की तमन्ना करें और हर एक की खिदमत करें, और अब बददियानती को छोड़ दें, खुदा के वास्ते छोड़ दें। मैं इसी के साथ डॉक्टर हुदा साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों मुंतखब किया और मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगर हुदा साहब भी कोई बात नामुनासिब समझें तो मुझे माज़रत, मेरी माफ़ी है उनसे। नाज़रीन, आपने देखा कि ग़ुलाम आरिफ साहब ने क्या खोया और क्या पाया, उन्होंने ख़ुद बता दिया। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में।